काफ़ी है। अब 4 या 5 बस इसलिए छोड़िए कि किसी ने वो करनी है, तो अदरवाइज तो मैं वही पूछूं, तुम्हारे में से कोई रह गया तो मेरे को बता दो। है ही नहीं। चलो जी, लेट्स स्टार्ट। करंट रेशियो का फॉर्मूला, करंट एसेट्स अपॉन करंट। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं, मैंने ये जो 4 या 5 रखी है ना बाहर वालों के लिए, कैसे रखी है, इसमें से निकालना है मैंने 4। ठीक है, मतलब टेक्निकली मेरे पास है नहीं जगह, मैंने 4 निकालने हैं, फॉर श्योर निकालने हैं। 5 है, ठीक है। तो ये नहीं मैंने कि क्या कहते हैं, मैंने पहले ही बोल दिया था, पढ़ोगे ज़रूर करा दूंगी, नहीं पढ़ोगे तो ये नहीं कि क्या कहते हैं अभी हम तो कर ही नहीं रहे हैं काम, पहले मॉक पे ही पता चल जाना है मुझे। मैंने पहले मॉक के बाद सीट क्रिएट कर लेनी है। 9 से तुम्हारी क्लास शुरू है ना, 10th को तुम्हारा पहला मॉक है, और उसके बाद ही सीट क्रिएट हो जानी है। उसके बाद एक तुम्हारे को बिजनेस और इंग्लिश का चांस देना है बस, फिर सीट बनेगी। नहीं पढ़ोगे मैं नहीं आने दूंगी, सिंपल है यार। तुम्हारे बैच में भी 3 लोग हैं, मैंने बोला हुआ है मेरे को दिसंबर तक पढ़ के दिखाओ, अगर पढ़ोगे मैं अपने आप करा दूंगी जो कराना है। ओके, 4th क्वेश्चन, करंट रेशियो इज 2.5। करंट रेशियो का फॉर्मूला, नाउ इफ करंट रेशियो इज 2.5, तो इसको आप क्या मान सकते हो, 2.5:1। अगर मैं आपको बोलूं करंट रेशियो 3 है, तो आप इसे क्या मान सकते हो, 3:1। अब अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरी इक्वेशन क्या फ्रेम हो गई, स्पीक आउट बेटा। एसेट्स इज इक्वल्स टू 2.5 करंट लायबिलिटीज। ठीक है। ही सेड वर्किंग कैपिटल इज 60,000। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला, वर्किंग कैपिटल कितना दिया टीचर ने हमें, 60,000। बेटा करंट एसेट्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2.5 CL माइनस CL। 2.5 CL माइनस CL कितना बचा, 1.5 CL इज इक्वल टू कितना, 60,000। तो CL विल बी 60,000 इंटू 1.5 या डिवाइडेड बाय 1.5। सो व्हाट इज CL, ठीक है, व्हाट इज योर CL, 40,000। कितनों का, ठीक। लेकिन उसने करंट एसेट्स भी मांगे हैं, तो करंट एसेट्स भी निकाल के दो, 2.5 इंटू 40,000 विच गिव्स यू 1 लाख। 5th से लेकर 9th तक ये केस बेस थे, इसको बाद में करते हैं, पहले हम आगे स्टार्ट आउट कर रहे हैं। 10th होमवर्क, 11th होमवर्क, टेक आउट 12th। कैलकुलेट लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला, अगर लिक्विड रेशियो है तो आप लिक्विड एसिड्स बोलो, क्विक रेशियो है तो आप क्विक एसिड्स बोलो। सो लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसिड्स डिवाइडेड बाय व्हाट बेटा, करंट लायबिलिटीज। सो वर्किंग कैपिटल इज 1,80,000। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बोलो, आप ABC टीचर को लिख कर दो। वर्किंग कैपिटल है बेटे 1,80,000। आउटसाइड लायबिलिटीज दिए हैं आपको, अंडरलाइन करो, 3,90,000। और लॉन्ग टर्म डेट्स दिए हैं आपको कितने बेटा, 3 लाख। आउटसाइड लायबिलिटीज का मतलब क्या हुआ, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज या टोटल लायबिलिटीज। और लॉन्ग टर्म डेट का मतलब कौन सी लायबिलिटीज हो गया, करंट लायबिलिटीज किसका दूसरा नाम है। तो अगर मुझे करंट लायबिलिटीज निकालनी है तो मैं कैसे निकाल दूं, टोटल लायबिलिटीज माइनस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। तो कौन सी आ गई, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। ठीक है। सो करंट लायबिलिटी निकालनी है तो हाउ विल आई कैलकुलेट, इट इज आउटसाइड लायबिलिटीज, और रादर उसको टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज लिख लो, माइनस लॉन्ग टर्म डेट। बेटा डेट इज अ सिनोनिम फॉर लायबिलिटी इटसेल्फ, लेकिन
डेट जो है ना वो हमेशा याद रखो लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है. किसके लिए यूज होता है? ऐसा नहीं है कि आप शॉर्ट टर्म के लिए यूज कर नहीं सकते हो, लेकिन मोस्टली डेट वर्ड किस रिस्पेक्ट में यूज होता है? लॉन्ग टर्म. आउटसाइड लाइबिलिटीज है 3,90,000, लॉन्ग टर्म डेट है 3 लाख का, तो करंट लाइबिलिटी कितने की आ गई? 90,000. अब इसको आप वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूला में डाल दो. करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज है 90,000. बताओ करंट एसेट्स कितने के आएंगे? आई डोंट गेट यू. अब जल्दबाजी में क्या होता है, आपकी कैलकुलेशन एरर क्या होगी? आप 180 में से 90 क्या कर दोगे? माइनस कर रहा है दो जनों ने, ठीक है. 90 क्या करोगे? माइनस. यू गिव मी एन आंसर 90. इट विल बी 90 या वो प्लस होगा उधर जाकर, सो इट विल बी 2,70,000. लेकिन मुझे करंट एसेट्स नहीं चाहिए बेटे, मेरे को कौन से चाहिए? लिक्विड एसेट्स. लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला बोलो. करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस. करंट एसेट्स आ गए 2,70,000 के. क्वेश्चन देखो, इन्वेंट्रीज दिया. इन्वेंट्रीज किसका दूसरा नाम है? कितना है बेटा? प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर नहीं दिया तो आप उसे क्या मान लोगे? 0. So liquid assets कितने के आ गए? 1,80,000. So this is 1,80,000 divided by current liabilities निकालनी थी हमने, कितनी आई थी? 90,000. What is your ratio? 2:1. क्या आ गई आपकी रेशियो? 2:1. Next 13th. This is again important. परीक्षा बेटे जाते हुए मेरे को मिलके जाना. Current ratio of A is 4.5:1. Current ratio का फॉर्मूला बोलो. It is 4.5:1. जब भी आपको ऐसे रेशियो दिया हो 4.5:1, 3 है तो 3 का मतलब क्या हो जाएगा? 3:1. आप इसे क्या कर लो? क्रॉस मल्टीप्लाई. इक्वेशन आ गई. करंट एसेट्स इज इक्वल टू 4.5 CL. नेक्स्ट उसने दिया आपको लिक्विड रेशियो इज 3:1. लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला बोलो. इज 3:1. क्या कर दो बेटा इसको? क्या इक्वेशन बनेगी? क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप दे रहे हो आंसर. लिक्विड एसेट्स इज इक्वल्स टू 3 CL. अब क्या होगा? घिसा बेटा क्वेश्चन है ये, मतलब बार बार यही होगा. जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा. या ये वर्किंग कैपिटल देगा या ये इन्वेंट्री देगा. वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला, इन्वेंट्री का फॉर्मूला सुन नहीं रहा. इन्वेंट्री का फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स. दोबारा से इन्वेंट्री का फॉर्मूला, क्योंकि क्वेश्चन में क्या नहीं थे? प्रीपेड एक्सपेंसेस. या करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज ही दे देगा, बट ज़्यादा चांसेस है या तो वर्किंग कैपिटल देता है या तो इन्वेंट्री देता है. दोबारा से बोलो. वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला, इन्वेंट्री का फॉर्मूला, सुन नहीं रहा. अगेन वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला, इन्वेंट्रीज का फॉर्मूला. नाउ ही सेड दैट इन्वेंट्रीज आर 3 लाख. देखो क्या दे दिया उसने? इन्वेंट्रीज. इन्वेंट्रीज का फॉर्मूला आपको आता है, आप दे रहे हो मेरे को. करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स. आप बताओगे इन्वेंट्रीज के नीचे कितना लिखूं? आप दे रहे हो आंसर 3 लाख. करंट एसेट्स की जगह कितना लिख दूं या क्या लिख दूं? 4.5 CL. लिक्विड एसेट्स की जगह क्या लिख दूं? 4.5 CL माइनस 3 CL कितना बचेगा? 1.5 CL इज इक्वल टू कितना? सुना नहीं? CL कैसे आएगा? व्हाट डिवाइडेड बाय व्हाट? विच गिव्स यू, मेरे पास आंसर आएगा तो मैं लिखूंगी 2 लाख. लेकिन अब एक और गलती क्या होती है? हम यही क्वेश्चन को छोड़ देते हैं. हमें ये नहीं करना है, हमें देखना है कि उसने और क्या मांगा है. तो देखो उसने क्या मांगा? करंट लाइबिलिटीज दे दी निकाल के. फिर क्या मांगे? करंट एसेट्स एंड क्विक एसेट्स. 3 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ, तुमने यही छोड़ दिया, तुम्हें 1 ही मिलेगा क्योंकि तुमने 2 पार्ट्स नहीं निकाले हैं. करंट लाइबिलिटी मांग ली, दे दी. अब क्या मांगा है बोलो?
करंट एसेट्स इज इक्वल टू 4.5 CL, तो 4.5 इंटू कितना 2 लाख, कितना आएगा करंट एसेट? सुन नहीं रहा? अभी भी एक एसेट और निकालना बाकी है, कौन सा? लिक्विड एसेट्स और क्विक एसेट्स। लिक्विड एसेट्स वो 3 CL, 3 इंटू 2 लाख, कितने के लिक्विड एसेट्स आएंगे? 6 लाख। कितने के लिक्विड एसेट्स हैं? 6 लाख। क्लियर? 14th would be a homework, ये आप ही ट्राई करोगे। 15th would be a homework, चलो 16th करते हैं। Current assets of a company are 17 lakh, ठीक है? करंट एसेट्स गिवन है, कितने के करंट एसेट्स हैं बेटा? 17 लाख। करंट रेशियो इज 2.5, अंडरलाइन। लिक्विड रेशियो इज 0.95। बेटे 2.5 को आप 2.5 बोलोगे या 2.5:1? 0.95 को हम 0.95 बोलेंगे या 0.95:1? 0.95:1। सो करंट रेशियो का फॉर्मूला बोलो, स्पीक आउट। 2.5:1। क्या करोगे आप इसे? क्या बनेगी आपकी इक्वेशन? स्पीक आउट बेटा। इज इक्वल्स टू 2.5 CL। लिक्विड रेशियो इज 0.95। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला बोलो, स्पीक आउट बेटा। 0.95:1। क्या करोगे इसको आप? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या इक्वेशन बनेगी? आप दे रहे हो 0.95 CL। उसने आपको क्या दिया था? वर्किंग कैपिटल दिया होता तो फॉर्मूला क्या होता? इन्वेंट्रीज दिया होता तो फॉर्मूला क्या होता? अभी ना उसने इन्वेंट्रीज दिया ना वर्किंग कैपिटल दिया, उसने क्या दे दिया है? करंट एसेट्स। तो लेट्स प्लेस दैट। करंट एसेट्स है 17 लाख इज इक्वल टू 2.5 CL। CL निकालने के लिए मल्टीप्लाई या डिवाइड? जल्दी। 6,80,000। कितना पुत्र? 6,80,000। CL is 6,80,000। अब करंट लायबिलिटी आ गई आपके पास। उसने आपको बोला क्या क्या है निकालने के लिए, वो पढ़ो जरा। लिक्विड एसेट्स, तो अब लिक्विड एसेट्स निकालते हैं। लिक्विड एसेट्स इज 0.95 ऑफ CL। CL was 6,80,000। जल्दी। राइट बेटा, 6,46,000। और थर्ड उसने आपको बोला है निकालने के लिए क्या बेटा? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का फॉर्मूला आप बोल रहे हो? करंट एसेट्स कितने के लिखूं? आई डेंट हियर यू। एंड लिक्विड एसेट्स कितने के लिखूं? हाँ जी, आंसर 10,54,000। ठीक है। डन। कर लो स्क्रॉल। 22nd। करंट रेशियो कैलकुलेट करनी है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग करंट रेशियो? ओके जी, उसने दिया लिक्विड एसेट्स, इन्वेंट्रीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस और वर्किंग कैपिटल। मुझे कौन से एसेट्स चाहिए? उसने कौन से दिए? लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? सो लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। लिक्विड एसेट्स उसने आपको दिए 37,500 के। करंट एसेट्स हमें पता नहीं। स्टॉक इज 10,000। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर 2,500। करंट एसेट्स निकालने के लिए दोनों चीज़ें उधर जाके क्या हो जाएंगी? विच गिव्स यू 50,000। दैट्स योर करंट एसेट्स। अब मुझे करंट लायबिलिटी निकालनी है, तो उसके लिए किसका फॉर्मूला यूज़ होता है? फॉर्मूला बोलो।
वर्किंग कैपिटल है 30,000, करंट एसेट्स है 50,000 माइनस करंट लायबिलिटी. बेटे करंट लायबिलिटी कितने की आ गई? 20,000. हमें करंट रेशियो निकालनी है, तो 50,000 डिवाइडेड बाय 20,000 कितना आ गया? स्पीक आउट. 2.5:1. गॉट इट? अब आ जाओ इसके केस बेस पे, विच आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. ये बाकी सारे आपके होमवर्क में जाएंगे. कोशिश करेंगे अभी अगर टाइम मिला तो आप करोगे ताकि हम ख़त्म करें. हेडिंग दे दो केस बेस्ड. क्वेश्चन नंबर 5. ये 5 से 9 री होमवर्क है, चाहे मैं करा दूं चाहे मैं नहीं कराऊं. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कर लेना, नहीं करोगे आपकी प्रॉब्लम है फिर. अ कंपनी हैड करंट एसेट्स ऑफ 3 लाख. कितने के करंट एसेट्स हैं? 3 लाख. एंड करंट लायबिलिटीज ऑफ 1,40,000. कितने की करंट लायबिलिटीज हैं? 1,40,000. अंडरलाइन. आफ्टरवर्ड्स इट परचेज्ड गुड्स ऑफ 20,000 ऑन क्रेडिट. आपने क्या खरीदी है? कितने की? ऑन क्रेडिट. कैलकुलेट करंट रेशियो आफ्टर व्हाट बेटा? परचेज. ठीक है. सो वी हैव परचेज्ड गुड्स for rupees 20,000 ऑन क्रेडिट. तो बेटे जब आपने गुड्स खरीद ली 20,000 की ऑन क्रेडिट, उससे आपके करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? करंट एसेट्स इंक्रीज. क्यों? यस, तो वो आंसर चाहिए. इट विल इंक्रीज इन द फॉर्म ऑफ इन्वेंट्री. 3 लाख प्लस 20,000 किस फॉर्म में इंक्रीज हो रहा है? इन्वेंट्री. करंट लायबिलिटी पे इसका क्या फर्क पड़ेगा? इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिटर्स. इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिटर. तो करंट एसेट्स होंगे आफ्टर परचेज 320 के और करंट लायबिलिटी होगी 1,60,000 की. सो करंट रेशियो आफ्टर परचेज व्हाट डिवाइडेड बाय व्हाट? स्पीक आउट बेटर. आप लिख सकते हो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी. 3,20,000 डिवाइडेड बाय 160. व्हाट विल बी द रेशियो? 2:1. क्लियर? 6th you will try. 7th. इनकी तुम जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, बोर्ड्स और सीयूईटी दोनों तुम्हें हेल्प करेगा. कौन से वालों की? केस बेस. ठीक है. क्योंकि केस बेस आपको बोर्ड्स में भी आएगा, ऐसे ही आएगा कि इससे क्या अफेक्ट होगा, चाहे वो एक एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा. तो ये जहाँ भी दिखेंगे दे विल बी एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. 7th देखो. जो सिमिलर होगा मैं जान के छोड़ूंगी ताकि खुद भी ट्राई कर पाऊँ, नहीं तो मैं सारे करवा भी सकती हूँ. रेशियो ऑफ करंट एसेट्स टू करंट लायबिलिटीज इज 2.5:1. क्या रेशियो है आपकी? 2.5:1. उसने कहा करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज. करंट एसेट्स हैं 8,75,000, करंट लायबिलिटीज हैं 3,50,000 और ये जो रेशियो थी ये थी 2.5:1. Firm wants to maintain this current ratio of 2:1. हम क्या रेशियो मेंटेन करना चाहते हैं? अंडरलाइन. कैसे? बाय परचेजिंग गुड्स ऑन व्हाट बेटा? क्रेडिट. मेरे को रेशियो 2:1 करनी है और कैसे करनी है? मुझे सामान खरीदना है. किस पे खरीदना है? क्रेडिट पे. कंप्यूट द अमाउंट ऑफ गुड्स that should be purchased on what बेटा? क्रेडिट. क्वेश्चन समझ में आ गया? मुझे रेशियो क्या करनी है? 2:1. और वो 2:1 करने के लिए मुझे सामान क्या करना है? परचेज. किस पे? क्रेडिट. मुझे क्या निकालना है कि कितने का सामान परचेज करूं क्रेडिट पे कि मेरी रेशियो क्या हो जाए? 2:1. ऐसे ही तो आते हैं एमसीक्यूज. क्लियर? तो मैं क्या मान लूं? उस अमाउंट को. सो लेट
the amount of goods to be purchased on credit is equal to x. क्या मान लो आप उसको? x. Now, current ratio after purchase will be, क्या बोला है उसने? करंट रेशियो आफ्टर परचेज क्या होनी चाहिए? 2:1. तो करंट एसेट्स आफ्टर परचेज डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज आफ्टर परचेज शुड बी 2:1. यस और नो? तो बताना जरा, करंट एसेट्स आफ्टर परचेज कितने के होंगे? पहले कितने के थे? करंट लाइबिलिटीज कितने की थी पहले? जब तुमने गुड्स खरीदी हैं बेटा क्रेडिट पे, तो उससे करंट एसेट्स क्या हुए? तो करंट एसेट्स में वो अमाउंट क्या होगा? और करंट लाइबिलिटीज भी क्या हुई हैं? ऐड. तो दोनों में एक्स का अमाउंट क्या हो जाएगा? ऐड. और ये रेशियो क्या हो जाएगी? स्पीक आउट. 2:1. अभी क्या करूं? क्रॉस मल्टीप्लाई. So 8,75,000 plus x is equal to 2 times of 3,50,000 plus x. So मैं पूरा लिख रही हूँ, जिसको शॉर्टकट में करना है कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 8,75,000 plus x is equal to 7,50,000 plus 2x. तो x is कितना आया था बेटा? सुन नहीं रहा? 1,75,000 किधर? सॉरी बेटा, मैंने 750 लिख दिया ना. सॉरी. 7 लाख प्लस 2x. x की वैल्यू कितनी आ गई? 1,75,000. ठीक है. तो कितना अमाउंट है जो आप परचेज करने के लिए यूज आउट करोगे? 175. नेक्स्ट 8th वुड बी अ होमवर्क टू यू. ठीक है. 9th क्लियर हो गया? तो जितने केस बेस करोगे उतना बेटर है. अभी मैं केस बेस वाले क्वेश्चंस आगे काफ़ी करा रही हूँ. 9th नॉर्मल तो करंट रेशियो करंट लाइबिलिटीज के क्वेश्चन हर कोई कर लेता है. ओके, ये बताना आप कैसे आएगा क्वेश्चन. अ फर्म हैड करंट एसेट्स ऑफ 3 लाख. कितने के करंट एसेट्स हैं? इट पेड करंट लाइबिलिटीज ऑफ 60,000. करंट लाइबिलिटीज कितने की है? करंट लाइबिलिटी 60 की है या नहीं है? उसने पे किया है. कितना? पेड करंट लाइबिलिटीज ऑफ 60,000. आफ्टर पेमेंट करंट रेशियो इज 2:1. पे करने के बाद करंट रेशियो क्या है? आफ्टर payment of current liability, current ratio is 2:1. So current assets after payment divided by current liability after payment is कितना? 2:1. तुम्हारे को current assets after payment पता चल सकते हैं? कितने? सेम. आप कह रहे हो सेम. 3 लाख माइनस यानी 2,40,000. आप कह रहे हो सेम. आपके करंट एसेट्स हैं 3 लाख के, उसमें से आप 60,000 क्यों माइनस करा रहे हो? पे करा तो क्या गया? यही तो आपको ध्यान रखना है. क्या गया? डिवाइडेड बाय योर करंट लाइबिलिटी आफ्टर पेमेंट. क्या मेरे को करंट लाइबिलिटी आफ्टर पेमेंट अभी पता चल सकती थी? दिस इज 2:1 व्हाट बेटा? 1. सो 2,40,000 डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी आफ्टर पेमेंट इज 2:1. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. 2,40,000 इज इक्वल टू 2 टाइम्स करंट लाइबिलिटी आफ्टर व्हाट बेटा? पेमेंट. तो करंट लाइबिलिटी आफ्टर पेमेंट आ कितने की गई? सुन नहीं रहा? अब उसने क्या मांगा है जरा देखकर बताओ. डिटरमिन व्हाट? करंट लाइबिलिटीज एंड वर्किंग कैपिटल आफ्टर एंड बिफोर पेमेंट. उसको करंट लाइबिलिटी और वर्किंग कैपिटल आफ्टर और बिफोर पेमेंट्स चाहिए.
तो ये रहा बिफोर पेमेंट, ये रहा आफ्टर पेमेंट। आप दो आंसर। करंट एसेट्स बिफोर पेमेंट कितने के? वेरी गुड, जिनको आता है दे दो। आफ्टर पेमेंट अभी आपने जो करंट लायबिलिटी निकाली 1,20,000 की, वो कौन सी थी? तो अगर मैं आपसे पूछूं बिफोर पेमेंट करंट लायबिलिटी कितने की थी? 1,80,000। अब मुझे वर्किंग कैपिटल निकालना है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? 3 लाख माइनस 1,80,000, 1,20,000, 240 माइनस 120, 1,20,000। क्या चेंज नहीं हुई? वर्किंग कैपिटल। क्या चेंज नहीं हुई? वर्किंग कैपिटल। क्लियर? रीडू कर लेना, वरना आप प्रॉब्लम में हो, चाहे आप सारे क्वेश्चंस कर लो करंट रेशो के, क्योंकि केस बेस वही कर पाएगा जिसका फंडा क्लियर है। ठीक है, 24th क्वेश्चन पे आ जाओ। ये बीच वाले तो आपके होमवर्क होंगे। 5 से 9 मैं तो चारों होमवर्क में दे रही हूँ, ठीक है, पांचों। उसके बाद 10 से लेकर 23 में हमने जो कर लिए वो नहीं, बाकी रेस्ट विल बी योर होमवर्क। अब हमारे थ्योरी बेस पे ये बहुत स्ट्रांग रखना, बहुत स्ट्रांग रखना। दोबारा बोल रही हूँ, दे आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और सबसे ज़्यादा ये करंट रेशो और लिक्विड रेशो में इंपॉर्टेंट होंगे, डेट इक्विटी में भी होंगे, लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ये थ्योरी बेस्ड कह लो, केस बेस्ड कह लो, दैट इज अप टू यू। आई जस्ट टेल यू वन ट्रिक ओवर हियर हाउ टू गो फॉर इट। 24 पढ़ो जी। कौन सी रेशो गिवन है? क्या बोला है उसने? पढ़ो क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे टीचर्स ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। और इसको करना कैसे? इसको हमेशा एक टैबुलर प्रेजेंटेशन में देना। ठीक है, दोबारा सुन लो, ये क्वेश्चन किस प्रेजेंटेशन में देना? टैबुलर। वरना तुम्हारे को बता दिया, तुम्हारे नंबर बोर्ड्स में भी कटेंगे, क्योंकि उनको ये सॉल्व नहीं चाहिए, वो उनको किस फॉर्म में चाहिए होता है? टैबुलर। ये जो कॉलम है ना, इस कॉलम से नंबर मिलने हैं। अदरवाइज आपको यही सिखाया जाएगा, आप इंक्रीज लिख दो, डिक्रीज लिख दो, लेकिन आपको नंबर मिलने इस रीज़न की वजह से। सो केस, जो भी केस हमें गिवन होगा, ठीक है, अफेक्ट ऑन द रेशो। कौन सी रेशो थी हमारी? करंट रेशो। एंड हियर यू कैन गिव द रीजंस। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मुझे ये बताओ, क्वेश्चन में करंट रेशो क्या दी हुई है? फर्स्ट केस है रीपेमेंट ऑफ अ करंट लायबिलिटी। आप एक करंट लायबिलिटी की रीपेमेंट कर रहे हो। आप बताओ, आपकी रेशो इससे इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, या चेंज ही नहीं होगी? स्टॉप राइटिंग, बोलो। इम्प्रूव होगी, रिड्यूस होगी, या चेंज ही नहीं होगी? बोलो। ऐसे नहीं आएगा इसका आंसर। नाउ आई विल टीच यू वन ट्रिक। ठीक है, कभी ऐसे आंसर देना ही नहीं है। और इसका आंसर कभी रट्टा मत मारना कि यार इससे इम्प्रूव होती है, इससे रिड्यूस होती है। नहीं, रेशियो क्या है? मैं तुम्हारे को अलग अलग फ्रैक्शन से अलग अलग आंसर निकाल के दे सकती हूँ। तो इसलिए इसको हमेशा रफ में क्या करना? सॉल्व। मैं यहाँ इसलिए कर रही हूँ ताकि तुम्हारे को क्लियर हो जाए कि कैसे करना है, बट टीचर को तुमने वो कोई सॉल्यूशंस देकर नहीं आने हैं। ठीक है, कितने पार्ट्स हैं ये? 6। आप 6 पार्ट्स के लिए जगह छोड़ लो, हम उसके नीचे वर्किंग कर लेते हैं। ठीक है, ये वर्किंग आपने शो करनी है या नहीं करनी? ठीक है, क्या रेशियो है आपकी? करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज 2:1। 20,000 अपॉन कितना लिख लो? 10,000। 1:1 होगा तो 3:1 होगा तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर लो, आप 1000 से कर लो। लेकिन होता क्या है, अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो फिगर्स बड़ी छोटी आ जाएंगी। तो 10,000 जो है वो बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, 4.5:1 है। 45,000 अपॉन 10,000। तो 10,000 का जो फिगर है वो बहुत अच्छा रहता है। आप लैक्स में भी चले जाओ, आप हंड्रेड्स में भी कर लो, आंसर्स आ जाएंगे। लेकिन दैट इज एक्सपीरियंस विच आई एम शेयरिंग विद यू कि कितने से मल्टीप्लाई कर लिया करो? 10,000। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों कितने से मल्टीप्लाई कर दो? 10,000। आप बहुत सेफ रह जाओगे।
देखो अब इसी चीज़ को अगर मैं ऐसे करूँ 200/100, उसमें से माइनस और प्लस करूँगी चीज़ें, तो ऐसा नहीं मैं कैलकुलेट नहीं कर पाऊँगी, पर मेरे को इतना मुश्किल हो जाएगा कैलकुलेट करना कि मेरा टाइम ही ख़राब हो जाएगा. इज़ दैट क्लियर? लैक्स में जाऊँगी तब भी प्रॉब्लम में आ जाऊँगी. सो बेस्ट ऑप्शन क्या होता है? 10,000. अब आपने क्या किया है, क्या केस है आपका, पढ़ो. आपने एक लाइबिलिटी पे की है, आपको अमाउंट दिया है उसने या नहीं दिया? नहीं दिया ना. आप 1000 ले लो. क्या ले लो? 1000. आपने लाइबिलिटी पे की, लाइबिलिटी पे की तो क्या चला गया? कैश. और लाइबिलिटी में से भी क्या हो जाएगा? माइनस. आपकी फिगर बची 19,000 डिवाइडेड बाय कितना? 9,000. जल्दी डिवाइड करो. 19 को 9 से डिवाइड कर दो. कितना मुश्किल होने वाला है? 2.2, 2.1. ये क्या हो गई? इम्प्रूव. क्या हो गई ये? इम्प्रूव. तो कभी भी ओरल आंसर नहीं देना. एम आई क्लियर? ठीक है. ये क्या हो गई? अब आप इसका आंसर यहाँ पे दो. इम्प्रूव. और क्यों इम्प्रूव हुई है? रीज़न दो. As current assets and current liabilities are reduced by the same amount in the form of cash and a current liability. Current assets and current liabilities have been reduced with same amount. और अगर आप चाहते हो करंट एसेट्स के साथ ब्रैकेट में डाल दो क्या? कैश. क्यों? वही तो बताना है ना कि कौन सा एसेट है जो रिड्यूस हुआ है. हाँ जी. नहीं, आप 5,000 कर लो. आपकी श्रद्धा, आपके ऊपर. ठीक है. वो तो बेटे मैंने वैसे ही आपको बोला है, अब जो मर्जी माइनस, जो उसने फिगर दिया वो माइनस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर नहीं है तो इजी रहने के लिए 19/9 याद हो गया ना. क्या है 19/9? 2.1. 19/9 आ रहा है, कैलकुलेट भी नहीं करना. 2.1 हो गया. आप इधर भी बेटो 20,000 को 2 लाख ले लो. ठीक है. 2 लाख अपॉन 1 लाख भी तो 2:1 ही होता है. ठीक है. वो तो सिर्फ मैं तुम्हारी कैलकुलेशन इजी कर रही हूँ. अच्छा, अगर ये रेशियो 1:1 कर दूँ और सेम क्वेश्चन दे दूँ, क्यों नो चेंज? क्योंकि मेरी रेशियो क्या थी? 1:1. तो ये इतना इजी नहीं होता है. इसको हमेशा क्या करना? सॉल्व. 1:1 होगा तो क्या हुआ? 10,000 अपॉन 10,000. 10,000 माइनस 1,000. 10,000 माइनस 1,000 कितना हुआ? 9,000 अपॉन 9,000. दैट इज एक्चुअली बेटे आप कहोगे कि मैं आपको CUET के लिए बोल रही हूँ. मैं आपको CUET के लिए इसलिए बोल रही हूँ साथ साथ क्योंकि वहाँ MCQs बहुत प्रोमिनेंट पार्ट प्ले करते हैं. सेम चीज़ बोर्ड्स में आती है. बोर्ड में कितने MCQs हैं? 20 है ना. तो वो 20 MCQs वो कहाँ से इन्फर होकर आने हैं कि जिस तरीके से MCQ का CUET का पैटर्न है वही पैटर्न वो अडॉप्ट करेंगे ना किसमें? बोर्ड्स में. तो अगर आपको MCQs अपने अच्छे करने, चाहे वो CUET के चाहे वो बोर्ड्स के हैं, आपके फंडे बड़े स्ट्रांग होने चाहिए और ये ट्रिक्स वहीं काम आती हैं. इज दैट क्लियर? चलो अगला करते हैं. पढ़ो और बताओ मुझे क्या है. तो जब मैं CUET बोल रही हूँ आप समझ जाओ, ये नहीं कि जो CUET नहीं दे रहा वो ध्यान नहीं देगा, वो तो डबल दे दो. क्यों? क्योंकि उसने किसके लिए यूज करना है इसको? बोर्ड्स के लिए. परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश. ये जो मैंने नीचे किया है भैया, ये किसी टीचर को देखकर मत आना. ये हमारी और आपकी ट्रिक है. ये उनको मत बोलना कि हम सॉल्व करके दे रहे हैं. एम आई क्लियर? परचेज ऑफ गुड्स फॉर व्हाट बेटा? कैश. चलो नीचे करते हैं. करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज. 20,000 अपॉन व्हाट? 10,000. हाँ जी बेटा, क्या खरीदा? स्टॉक ऐड हो गया और कैश माइनस. मुझे ये रीजन देना है उनको. तो मेरी रेशियो चेंज हुई या सेम? ये तो वैसे भी मेरा रफ वर्क है, मैंने किसी को शो ही नहीं करना. तो आई राइट नो चेंज. रीजन क्या है? क्यों नो चेंज हुआ? रीजन तो उसी से नंबर मिलने. As current assets increase in the form of stock and decrease in the form of cash by the same amount. Current assets increase in the form of stock and decrease
in the form of cash with same amount. And you will see people do not write this. Remember this. लोग नहीं लिखेंगे और मेरे को तुम्हें इसलिए बताना है क्योंकि तुम्हारे दोस्त भी पढ़ते हैं ना तुम्हारे साथ, तुम थोड़ी पढ़ते हो, तुम उनके साथ पढ़ते हो या वो तुम्हारे साथ पढ़ते हैं, तो यू विल हियर ये थोड़ी लिखता है कोई, सिर्फ वो लिखते हैं वो लिखते हैं। मेरे पास नहीं आना क्रिब करते हुए कि नंबर कटे हैं हमारे। इज़ दैट क्लियर? क्या लिखना इम्पॉर्टेंट है और एसेंशियल है। देखो जो चीज़ CBSE करेगा ना हम वो करेंगे, हम अपनी कोई कहानी नहीं बनाएंगे। एम आई क्लियर? तो जो चीज़ होगी वो जो CBSE फॉलो करेगा मैं तुम्हारे साथ वो फॉलो करूँगी। तो मुझे आके बाद में नहीं बोलना कि हमने रीज़न नहीं लिखा हमारे नंबर कट गए। डेफिनेटली कटेंगे। और ये देना भी किस फॉर्मेट में ही है? टैबुलर। सी पार्ट, सेल ऑफ, लो इसमें अमाउंट आ गया ना, इससे और क्लियर हो जाएगा। सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट फॉर कितना? 20,000, जिसकी बुक वैल्यू क्या थी? 25,000। ओके, हम तो क्या ही ले रहे हैं भाई? 20,000 अपॉन 10,000। आप उसको 2 लाख कर लो, कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा। चलो आप बताओ मुझे, आपने एसेट बेचा, इक्विपमेंट बेचा है आपने, 25,000 का इक्विपमेंट था, आपने 20,000 पे बेचा है। करंट एसेट्स पे क्या फर्क पड़ेगा? कितने से? 25,000। रोल नंबर चलेगा कि जाने? नहीं बताओ वैसे। करंट एसेट है। ना कोई नहीं, तेरा भेज दूंगी मैं। तुम्हारे रोल नंबर भेज दिए स्कूल वालों ने या अभी भेजने हैं? मत भेजो, बिल्कुल मत भेजो। तुम्हें यही नहीं पता, अगम का भेज देंगे। तुम्हें यही नहीं पता कि इक्विपमेंट कौन सा एसेट है, तो माइनस कर दो। रोक लेते हैं, अगले साल तक कर लेंगे, कोई नहीं, पढ़ा दूंगी स्पेशल बैच एक। करंट एसेट्स पे क्या फर्क पड़ेगा? तेरा तो अभी भी नहीं जाएगा। क्या है? कैश कौन सा एसेट है? जो इसमें क्या होगा? इक्विपमेंट माइनस होगा या नहीं होगा? इक्विपमेंट हटा के अगर स्टॉक डाल दो, क्यों? पर तुम्हें तो पता ही नहीं कि इक्विपमेंट होता है, तुम्हें सिखाया ही नहीं मैंने कभी। मैं दोबारा बोल रही हूँ बेटे, प्लीज़ एक एक नंबर के लिए लड़ो दिमाग से। यू डोंट नो दिस थिंग। हम मजाक में ले जाते हैं बात को, मैं भी ले रही हूँ तुम्हारे साथ। ये बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट डालेगा। मेरा कुछ नहीं चाहता, मैं नो चेंज इम्प्रूव करके करा देती, क्वेश्चन टैबुलर में नहीं कराती। मेरी लड़ाई 100 की है, तुम्हारी 90 की है, मुझे पता है। तुम वहाँ शांत हो, मैं नहीं। मुझे यहाँ पे भी वो आधा और 1 नंबर बचा के लेकर आना है। 20,000 क्या करूँ? प्लस कितना? 25, 20 किस फॉर्म में? इक्विपमेंट उसको अफेक्ट नहीं करेगा। 40,000 डिवाइडेड बाय 10,000, माई रेशियो इज 4:1। क्या हुई? इम्प्रूव। एज करंट एसेट्स विल इंक्रीज इन द फॉर्म ऑफ कैश। मेरा टीचर नंबर काट ही नहीं सकता, वो कहेगा एक्स्ट्रा दो इसको, जो भी वो नहीं कर सकता। क्लियर? अब यहाँ पे अदिति क्लियर विद दिस बेटे? अब यहाँ पे चलो एक चीज़ और शेयर कर देती हूँ। सपोज ये स्टॉक हम माइनस कर रहे होते, क्या माइनस कर रहे होते? और ये फिगर्स चेंज कर देती हूँ। स्टॉक होता से 50,000 का, ठीक है, और तुमने उसको बेच दिया से 10,000 पे, मतलब नेगेटिव फिगर तुम्हारी क्या आ रही है? ज़्यादा। तो तुम 20,000 अपॉन 10,000 को 2 लाख अपॉन कितना कर लेना? 1 लाख। वो तो हमारे ही हाथ में है ना। नेक्स्ट, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। ये कर लोगे? अब आगे दूं होमवर्क या करा दूं? करोगे ट्राई, तभी तो फायदा है, वरना कुछ नहीं है। चलो 24th, 25th, 26th दिल भी हो। बताना वैसी ओरली, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट से क्या होगा?
मेरे को नो चेंज नहीं सुनना है। ये बताओ करंट एसेट्स पे क्या इफेक्ट होगा, करंट लायबिलिटी पे क्या होगा? पता नहीं तुम्हारा खाप पूरा होना है कि नहीं, नो चेंज वाला या नहीं होना। हाँ, करंट एसेट्स में क्या हुआ? सुन नहीं रहा। करंट लायबिलिटी में भी क्या हुआ? ऊपर 21,000 हो गया, नीचे 11,000 हो गया। ये नो चेंज है? नो चेंज। नो चेंज क्यों बोल रहे हैं मैं बताती हूँ। क्योंकि अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रहे हैं। इनके हिसाब से न्यूमरेटर में भी 1000 ऐड हो गया, नीचे डिनोमिनेटर में भी 1000 ऐड हो गया। इनका दिमाग ये तो भूल ही गया कि जो रेशो थी वो क्या थी, 1:1 या 2:1। अगर ये इतना आसान होता तो मेरा दिमाग खराब है, मैं ऐसे सिखा रही हूँ ना। हमने तो नहीं सुनना, मत सुनो, फिर बैठो आराम से। डीयू की प्लेसमेंट, ठीक है, कल परसों ही एक आर्टिकल था बड़ा तगड़ा। डीयू में कितने सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनकी प्लेसमेंट्स नहीं है, लेकिन द आंसर वाज कि डीयू में जी प्लेसमेंट्स नहीं है। दैट इज़ अ रिसेशन विच इज़ गोइंग अक्रॉस द वर्ल्ड। लास्ट ईयर बहुत बुरा था। जिनके होंगे बड़े भाई बहन वो ज़रूर जानते हैं कि प्लेसमेंट्स को लेकर लास्ट ईयर इट वाज अ क्रिबिंग थिंग। मिल गई है, बहुत बड़ी बात है। मतलब जिसकी नौकरी पिछले साल में लगी है उसमें कुछ था, तब उसकी नौकरी लगी है, नॉर्मल बंदे की नहीं लगी। ठीक है, चाहे वो इंजीनियरिंग का सिनारियो, चाहे वो फिनेंस MBA का सिनारियो, किसी का भी सिनारियो। ओके, तो क्वेश्चन वाज जी डीयू की प्लेसमेंट्स जो है वो बहुत कम है। उनका आंसर था हर एक कोर्स की प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन डीयू के इन कोर्सेज की प्लेसमेंट बहुत तगड़ी है और उसमें BCom ऑनर्स सबसे ऊपर है। सिमिलर गोज इन PU। अगर आप BCom एक अच्छे कॉलेज से कर रहे हो, यू आर गेटिंग अ प्लेसमेंट। MBA आप एक अच्छे कॉलेज से कर रहे हो, गेटिंग अ प्लेसमेंट। अब अगर मैं फैक्ट्स पे जाने की बात करूँ ना, तो बहुत बड़े बड़े फैक्ट्स की बात नहीं करूँगी। BCom और MBA अगर एक B ग्रेड कॉलेज से हो रही है, और BCom अगर हम से यहाँ से कर रहे हैं, SD से ले लेती हूँ मैं, दिल्ली की तो बात ही नहीं कर रही हूँ, पैकेज में फ़र्क सिर्फ 1 या 1.5 लाख का है। कैन यू बिलीव? एक अच्छे कॉलेज से BCom करके निकलने के बाद पैकेज, और एक नॉर्मल कॉलेज से MBA करने के बाद निकलने के बाद पैकेज में सिर्फ कितने का फ़र्क है? टू बी वेरी प्रिसाइज, इट वाज 1.15 lakhs। फिगर्स के साथ देखो, एक एक नंबर मैटर कर रहा है। आप नो चेंज कर ही जा रहे हो। मैं आपको बोल रही हूँ कभी सीधा मत लिखो, क्या कर लो, सॉल्व। नहीं सुनते, मत सुनो, पर जो सुन रहे हैं ना वो जरूर सुनो। चलो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट रेशियोज। कर लेना नेक्स्ट रेशियोज शुरू। यू विल डू योर होमवर्क। ओके, अब स्टार्ट करते हैं कुछ बहुत इंटरेस्टिंग। मैं डेट इक्विटी पे नहीं आ रही हूँ अभी। विल स्टार्ट विद अ वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो, हेडिंग दो टर्नओवर रेशियोज। ठीक है, कौन सी रेशियोज है? टर्नओवर। हमने अभी जो रेशियोज की उनको कौन सी रेशियो बोलते हैं? नाम नहीं सुनना मुझे। वेरी गुड। कौन सी रेशियोज? लिक्विडिटी रेशियोज। क्या चेक करने के लिए निकालते हो? शॉर्ट टर्म। ये क्वेश्चन आना है, मैंने बता दिया है। क्या निकालते हो? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, जिसमें 2 ही होती हैं। कौन कौन सी? लिक्विड रेशियो। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं टर्न ओवर रेशियोज। इनका जो आंसर है ना वो टाइम्स में आएगा, रिमेंबर दैट। ये एब्सोल्यूट रेशियो में नहीं देना। आंसर किस में आएगा? टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल द आंसर इज 4। डू नॉट राइट 4, यू हैव टू राइट इट कंप्लीटली 4 टाइम्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, सबसे इंपॉर्टेंट। इसका दूसरा नाम लिख लो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसका दूसरा नाम लिखो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। मतलब क्या है इसका? स्टॉक कितने टाइम्स में खुद को कन्वर्ट कर देता है इनटू कैश। ओके, सो टर्नओवर रेशियो का एक नाम और लिखो, एक्टिविटी रेशियोज। ये याद रखना।
ठीक है, कौन सी रेशियोज बेटे? एक्टिविटी। इसमें 2-3 आएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट आ रही है स्टॉक टर्नओवर, इसके बाद हम करेंगे, इजी लैंग्वेज में दे देती हूँ, डेटर्स टर्नओवर और क्रेडिटर्स टर्नओवर, लेकिन इनको डेटर्स टर्नओवर और क्रेडिटर्स टर्नओवर नहीं बोलते, इनको बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर, ट्रेड्स पेबल टर्नओवर। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जिसके ना क्वेश्चंस बड़े कम हैं, तो बड़ी अंडररेटेड रेशो है, लेकिन तुम्हारे को जब हम रिवीजन करेंगे और सैम्पल पेपर्स करेंगे मैं वो रेशो भर भर के डालूंगी, विच इज़ वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। कौन सी? टर्नओवर, यानी ये एसेट अपने आप को कितने टाइम्स में कैश में क्या कर देता है? कन्वर्ट। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? स्टॉक टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला लिखो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक कह लो, एवरेज इन्वेंट्री कह लो, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला? स्पीक आउट बेटा। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख लूँगी, CRFO डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। लेकिन बेटे ये होमवर्क करने के लिए इज ओके, लेकिन स्कूल में टीचर को जब फॉर्मूला लिख के दोगे तो पूरा फॉर्मूला लिख के देना। वर्किंग में आप ये यूज़ कर लो, CRFO डिवाइडेड बाय व्हाट बेटा? एवरेज स्टॉक। तो अब बात करते हैं CRFO की, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। CRFO की फुल फॉर्म, ये और किसका दूसरा नाम है? रादर COGS। किसका दूसरा नाम है? बट हमने COGS वर्ड यूज़ नहीं करना, हमने क्या यूज़ करना है? CR। एनीवन COGS का फॉर्मूला याद है? ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो ये फॉर्मूला, तो अब आज से ना हम CRFO के 2 फॉर्मूलाज लर्न करेंगे जो हमने 11th में भी किए थे, एक बड़े वाला और एक छोटे वाला। तो पहले हम बड़ा वाला लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसको मैं बोलूंगी बड़ा वाला फॉर्मूला, ठीक है। इसका दूसरा फॉर्मूला, ये पूरा लिखना है यार, ये मुझे पूरा चाहिए। CRFO इज इक्वल टू, एनीवन? वेरी गुड, नेट सेल्स माइनस GP। बट बेटा नेट सेल्स तो अब आउटडेटेड हो गया, क्या आएगा? RFO, ठीक है। CRFO इज इक्वल टू, नेट सेल यूज ही ना करो, इनफैक्ट चलो इसको इरेज कर देते हैं, इसकी जगह RFO यूज करो। RFO के साथ ब्रैकेट में नेट सेल्स डाल लो, लेकिन फॉर्मूला यही लिखना है क्योंकि नेट सेल लिखा तो नंबर कट जाएंगे। CRFO का छोटा फॉर्मूला क्या होता है? स्पीक आउट। GP क्या था? ठीक है, तो CRFO के कितने फॉर्मूलाज हैं? फॉर्मूलाज लर्न हो गए, क्वेश्चंस हो जाएंगे। CRFO के कितने फॉर्मूलाज हैं? एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। बड़ा वाला क्या है? छोटे वाला अब तुम्हारे को एक और हिंट देती हूँ जो याद रखना। जब मैं तुम्हारे से पीछे क्वेश्चंस में पूछ रही थी कि करंट एसेट या करंट लायबिलिटी निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करो? यस, क्या यूज़ करो? ये अभी लगेगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैम, ये बात ना भी लर्न करें, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देने बैठोगे ना तब आपको ये बातें आपका टाइम बचा के देंगी, ठीक है। जब मुझे करंट एसेट या करंट लायबिलिटी निकालना है मैं किसका फॉर्मूला फटाफट यूज़ करूँगी? वर्किंग कैपिटल। यहाँ पे याद रखना, बड़े बड़े क्वेश्चंस आने हैं। मेरे को ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। क्या निकालना है? जब भी मुझे ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक निकालना है ना, मुझे CRFO का बड़ा फॉर्मूला यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है? नहीं तो क्या होगा ना, मुझे सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं निकाल नहीं पाऊंगी, मुझे सोचना पड़ेगा। मेरे पास वहाँ सोचने का टाइम नहीं है, मुझे वहाँ सिर्फ क्या करना है? क्वेश्चन। तो मेरे दिमाग को लर्न होना चाहिए कि जब भी मुझे कोई भी स्टॉक निकालना है, चाहे वो ओपनिंग है चाहे वो क्या है बेटा, क्लोजिंग, मुझे CRFO का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है? बड़े वाला। वहाँ से मेरा क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। सो यू कैन राइट इट फॉर योर सेल्फ, ऑलवेज यूज़, या बाद में लिखा देती हूँ, रुको मैंने क्योंकि एक और चीज़ लिखानी है फिर लिखा देती हूँ। अब
जो गेम चेंजर है, ये तो सबको लर्न होता है भाई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपने कर लिया, दुनिया ने कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। अब गेम खेल गया टीचर, स्कूल टीचर खेलेगा, वो तुम्हारे को P&L बना के दे देगा। क्या देगा? और बोलेगा क्या निकालो? स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ना ओपनिंग स्टॉक है, ना नेट परचेजेस है, ना डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ना क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है, सिर्फ RFO है, GP नहीं है। अब याद करो CRFO का फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट 3 आइटम्स। क्या था? क्या थी वो फर्स्ट 3 आइटम्स? कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंटरी। खत्म बात, ठीक है। सो अगर मुझे टीचर ने क्या बना के दिया? P&L, ठीक है, P&L बना के दिया, तो मुझे पता है मैंने CRFO कैसे निकालना है? फर्स्ट 3 आइटम्स से। और क्या है बेटा मेरी वो 3 आइटम्स, आप बताओगे? कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम प्लस एंड चेंज इन इन्वेंटरीज। कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एंड चेंज इन व्हाट बेटा? इन्वेंटरीज। ये बहुत कम आएगा, लेकिन अगर ये आ गया तो ऊपर वाला कोई काम नहीं आएगा। तो मेरे दिमाग को ये तीनों लर्न होने चाहिए, ठीक है। CRFO के कितने फॉर्मूलाज हैं? 2। कितने हैं? एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। P&L है तो मुझे पता है CRFO कैसे आनी है, बस फर्स्ट 3 आइटम्स को क्या करना है? ऐड। ये ट्रिक्स ही आपको हेल्प करेंगी, और चीज़ें आप लर्न कर लो। फिर क्या सिर्फ रेशियोज ही थोड़ी लर्न करना है? अभी रेशियोज के साथ मैं याद दिलाती हूँ क्या लर्न करना है। रेशियोज के साथ शेयर्स का प्रोराटा याद रखना है, डिबेंचर्स याद रखना है, फंडामेंटल्स याद रखना है, रिटायरमेंट याद रखना है, डेथ याद रखना है, बहुत कुछ याद रखना है, सिर्फ यही थोड़ी याद रखना है। क्लियर? ठीक है। तो CRFO के कितने फॉर्मूलाज हैं? एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला, ठीक है। P&L है तो पता है पहली 3 आइटम्स को क्या कर देना है? ऐड। अब आप लिख लो अपने लिए नोट। अगर आपके पास जगह है वहां पे तो वहीं पे लिख लो, यूज दिस फॉर्मूला, नहीं तो उसके ऊपर लिख दो, मैंने नीचे लिखा आप यहाँ लिख दो। यूज दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक। अगर कभी भी स्टॉक मिसिंग है ये फॉर्मूला लगाओ ऊपर वाला। और अगर GP गिवन है तो सोचना ही नहीं है, फिर तो कौन सा फॉर्मूला लगना है? छोटा। यूज दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट ओपनिंग और कौन सा स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब निकालते हैं एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्री कैसे आएगी? कौन सा स्टॉक प्लस कौन सा स्टॉक? प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, अगर मुझे करंट एसेट्स निकालने पड़ गए, क्या निकालने पड़ गए? ठीक है, मुझे क्वेश्चन में लिक्विड एसेट्स दिए हुए हैं, कैसे निकालूंगी मैं करंट एसेट्स? अभी करके हटे हो आप। लिक्विड एसेट्स बोलो, मुझे करंट एसेट्स निकालने, क्वेश्चन में लिक्विड एसेट्स दिए हुए हैं। लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला सुनो। लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू, तो आप यही फॉर्मूला लिख लो, वहाँ पे मत लिखो उसको ऐड या कुछ, जो दिमाग कह रहा है वो ले लो। तो लिक्विड एसेट्स इज करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस मेरे पास है नहीं, मेरे को उसने ना कहा ये क्वेश्चन सॉल्व करो, मैंने कर दिया, सब निकाल दिया। अब मुझे लिक्विड एसेट से करंट एसेट निकालना है, तो स्टॉक उसमें क्या करना पड़ेगा? ऐड कौन सा? ओपनिंग, क्लोजिंग या एवरेज? क्लोजिंग। क्यों? क्यों? करंट एसेट्स निकाल, मेरा क्वेश्चन क्या है? करंट एसेट्स निकालने के लिए मुझे क्लोजिंग स्टॉक क्यों ऐड करना है लिक्विड एसेट्स में, एवरेज क्यों नहीं? एंड ऑफ द, तुम्हें किसने कहा मैं एंड ऑफ द ईयर की कैलकुलेशन कर रही हूँ? नहीं नहीं, चल मैं एंड ऑफ द ईयर की बात कर लेती हूँ, तुम भी एंड ऑफ द ईयर की बात कर लो। मैं क्यों, तुम्हें कैसे पता कि मैं एंड ऑफ द ईयर की बात कर रही हूँ? नहीं,
करंट एसेट्स कैलकुलेट ही एट द एंड ऑफ द ईयर चाहिए आपको, तो स्टॉक भी कौन सा ही ऐड होगा, क्लोजिंग। कभी भी कौन सा नहीं ऐड होगा, एवरेज। बट ये याद रखना, ये बात याद रखना कि अगर मुझे ऐड करना है तो कौन सा स्टॉक ऐड करना है, मुझे ना ओपनिंग करना है ना क्या करना है, एवरेज। बट याद रखना, मैं लिखाऊंगी नहीं, देखते हैं किसको याद रहता है। अभी नहीं, आज नहीं, ये चैप्टर के एंड तक याद रखना। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन। जगह छोड़ दो, बिकॉज कोई नोट्स होते हैं तो ऑब्वियसली हम यहीं पे ऐड इन करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। 56 will be a homework, very simple. 57, page number 85. From the following data, calculate inventory turnover ratio. Inventory turnover ratio का formula बोलो बोलो। Cost of revenue from operations divided by average stock. दोबारा। Cost of revenue from operations divided by average stock. नहीं होता तो स्पीक आउट CRFO डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। जो कंफर्टेबल है वो बोलो, लेकिन मुझे वही चाहिए। सो इट्स कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक और एवरेज इन्वेंट्री। अब ये नहीं कि तुम कुछ भी किए जा रहे हो, यू हैव टू गिव द नंबरिंग टू द टीचर भी। ये मेरा A पॉइंट है, ये B है या C है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है क्वेश्चन में, कितना था, सुना नहीं। अब नीचे दो चीजें हैं, पढ़ो क्या क्या, और ओपनिंग इन्वेंट्री। भाई मुझे CRFO मिल गया है, मुझे सिर्फ अब क्या निकालना बाकी है, कैसे आता है एवरेज स्टॉक। तुम्हें कौन सा स्टॉक दिया हुआ है, तुम्हें कौन सा निकालना है, क्लोजिंग या ओपनिंग स्टॉक निकालना है, तो क्या यूज करना, बड़ा वाला फॉर्मूला। क्या था वो फॉर्मूला, तो सोचना नहीं पड़ा ना, फटाफट हम फॉर्मूला क्या कर गए, यूज। सो CRFO is equal to opening inventory plus net purchases plus direct expenses minus closing stock। और अगर तुम्हें क्वेश्चन में दिख रहा है ना डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, चाहे मत लिखो। CRFO मुझे पता है, इट वाज 3 लाख। ओपनिंग इन्वेंट्री उसने हमें दे दी, कितनी थी, 60,000। नेट परचेजेस का मतलब परचेजेस है या परचेज माइनस परचेज रिटर्न है। अच्छा मैं और प्रिसाइज जाती हूँ, परचेजेस का मतलब कौन सी परचेजेस है, ध्यान से, कैश या क्रेडिट। यस इट विल बी दोनों, दोनों का मतलब कैश भी और क्रेडिट भी। सो नेट परचेजेस दे वर 3,30,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है ना, सही, लेट इट बी 0 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कितने का क्लोजिंग स्टॉक आ गया, 90,000। क्यों निकाला था आपने क्लोजिंग स्टॉक, क्या निकालने के लिए, सुन नहीं रहा। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। बताओ जल्दी से, ओपनिंग स्टॉक कितना था, 60,000। क्लोजिंग स्टॉक 90,000 डिवाइडेड बाय 2 गिव्स यू 75,000। ऊपर चलो, 3 लाख डिवाइडेड बाय 75,000, व्हाट इज योर आंसर, 4 टाइम्स। 4 नहीं लिख कर आना, 4 टाइम्स। एम आई क्लियर? Got it? Next. चलो 58। ओपनिंग इन्वेंट्री 29,000 है, परचेजेस 2,42,000 है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 3,20,000 है, GP 25% ऑन क्या दिया हुआ है, सेल्स, अंडरलाइन दैट। कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। बेटा 58 और 59 को, इसके वैसे सारे ही बड़े तगड़े हैं क्वेश्चंस, क्या बोलूँ मैं, इंपॉर्टेंट लिख दो, कांट हेल्प इट। 58, 59 वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला सुनना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मुझे, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री और एवरेज स्टॉक। सो CRFO क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, कौन सा प्रॉफिट गिवन है, तो CRFO का कौन सा फॉर्मूला लगा लो, बोलो फॉर्मूला,
पूरा बोलो, दोबारा बोलो, एक बार और बोलो एंड बी फास्ट। CRFO is equal to RFO minus GP। अब CRFO क्वेश्चन में हमारे पास है नहीं, RFO क्वेश्चन में है। कितना था RFO? 3,20,000। GP कितना परसेंट है? GP ऑन, बी वेरी केयरफुल, ऑन क्या है? सेल्स आपके पास थी, कितने की थी? 3,20,000। इसका कितना परसेंट करोगे? 25%। सो 3,20,000 का 25%, 80,000। So 3,20,000 minus 80,000. What is your CRFO? 2,40,000. अब निकालनी है मुझे एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला बोलो, क्या होगा? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। क्वेश्चन नंबर 58 में ओपनिंग इन्वेंट्री आपको गिवन थी, कितनी थी? डांट मत खा लेना। प्लस कौन सी इन्वेंट्री चाहिए? क्लोजिंग है नहीं, निकालनी है। किसके फॉर्मूला से निकलेगी? CRFO का कौन सा फॉर्मूला? ठीक है, तो मेरा C पॉइंट जाएगा वो। ऐसे नहीं मैं कहीं भी कुछ भी लिख रही हूँ और टीचर अपने आप मैनेज कर रहा है। CRFO is equal to opening stock plus net purchases plus direct expenses minus closing stock। CRFO तो मैंने पहले ही निकाल लिया था, कितना आया था? मुझे सुन नहीं रहा। ओपनिंग स्टॉक मेरे पास है, कितना था? नेट परचेजेस हैं 2,42,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जल्दी से बताओ कितना आ गया? वेरी गुड, 31,000। अब ये क्लोजिंग स्टॉक एवरेज इन्वेंट्री के फॉर्मूला में डाल दो। 29,000 प्लस 31,000 डिवाइडेड बाय 2, एवरेज इन्वेंट्री 30,000। खत्म हो गया क्वेश्चन। अब इसको रेशियो में डालो, 2,40,000 डिवाइडेड बाय 30,000, द आंसर इज कितने टाइम्स? 8 टाइम्स। क्लियर? ये क्वेश्चंस तो आने ही होते हैं। चलो 59th करते हैं। करें स्टार्ट, हो गया नोट? ओपनिंग इन्वेंट्री 29,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 31,000, क्या तो निकल ही आई? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 3 लाख है। जीपी 25% ऑन क्या है? ठीक है, क्या निकालनी है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला बोलो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का। वेरी गुड, CRFO डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। हाँ जी, CRFO इज इक्वल टू, फॉर्मूला बोलो। सुन नहीं रहा? ये वाला क्यों यूज कर रहे हो, दूसरा क्यों नहीं कर रहे हो? जीपी के बिना। CRFO इज इक्वल टू RFO माइनस GP। RFO बताओ क्वेश्चन देखकर। सुना ही नहीं? GP कितना परसेंट है? ऑन कॉस्ट है। कॉस्ट को क्या मानो? X। क्या मानो कॉस्ट को? X। सो इट इज 25% ऑफ X। 1/4 हो गया बेटा? ये 1/4 उधर जाके क्या हो जाएगा? सुन नहीं रहा? सो X प्लस 1/4X इज इक्वल टू 3 लाख। मेरे को सबके लिए करना है इसलिए मैं पूरा कर रही हूँ। जो सीधा निकाल सकता है निकाल ले, कोई बड़ी बात नहीं है। सो 5/4X इज इक्वल टू 3 लाख। X विल बी 3 लाख इंटू 4/5। बेटे X की वैल्यू कितनी आ गई? 2,40,000। क्या आ गई X की वैल्यू? 2,40,000। एनी डाउट्स? अभी ध्यान से एक बात सुनना, उसके बाद आगे करते हैं। ये क्लियर हो गया? या चलो क्वेश्चन खत्म कराती हूँ फिर समझाती। X क्या था? CRFO 2,40,000। अब निकालना है मुझे एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक कैसे आता है?
ओपनिंग स्टॉक कितना था 29,000, क्लोजिंग स्टॉक कितना था 31,000, डिवाइडेड बाय 2 गिव्स यू 30,000. So 2,40,000 divided by 30,000, my answer is 8 times. क्लियर हो गया? अब ध्यान से सुनना कैसे अप्रोच में चेंज आता है, ठीक है? मतलब जब हम सिर्फ MCQ बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा रहे हैं और जब हम सब्जेक्टिव जा रहे हैं, सब्जेक्टिव तो हमें ये पूरी कहानी करनी पड़ेगी, नहीं तो हमको नंबर ही नहीं मिलेंगे. सेम क्वेश्चन मेरे को CVT में आना है, मैंने इतना टाइम मेरे पास है नहीं कि मैं लगा दूँ. विल यूज़ अ शॉर्टकट देयर, ठीक है? आपको सिर्फ समझा रही हूँ कि अप्रोच कैसे डिफरेंट होती है. ये GP कितना % था? ऑन क्या था? आपको ये कन्वर्जन आनी चाहिए. क्या होती है आपकी कन्वर्जन? अगर आपको यहाँ पे फिगर किसकी दी हुई है? RFO, ठीक है? RFO यानी क्या है आपकी? सेल्स. लेकिन आपका जो परसेंटेज है वो किस पे है बेटा? कॉस्ट. तो यू शुड नो कि कन्वर्ट कैसे करते हैं. कॉस्ट को है, परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करना है? सेल्स. 1/4 ऑन कॉस्ट है ना बेटा? 1/4 ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू 1/5 ऑन सेल्स. ये कैसे होता है? ये +1 या -1 नहीं होता, वो आधा अधूरा कंसेप्ट है, ठीक है? ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से होता है. तो वहाँ मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ये कैलकुलेट करूँगी, ठीक है? तो व्हाट आई विल डू इज 1/4 ऑन कॉस्ट है ना, सेल्स का कितना हो जाएगा? आई टीच यू कैसे करते हैं. 1/4 ऑन कॉस्ट है, सेल्स का कितना हो जाएगा? 1/5. अब कितने की सेल थी मेरी? 3 लाख. 3 लाख का 1/5 करो, कितना हो गया? 60,000. मेरा COGS कितना आ गया? 2,40,000. ये इतनी बड़ी कहानी लिखने का टाइम नहीं है मेरे पास वहाँ पे, ठीक है? तो अप्रोच दोनों चीज़ों की जो है वो सेम नहीं होती, वो क्या हो जाती है? डिफरेंट. लेकिन यहाँ हम नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि यहाँ हमें पूरा शो करना पड़ेगा. तो आपको कौन से टर्म्स लेने ही पड़ते हैं? X के टर्म्स. क्लियर विद दिस? ऊपर GP किसका परसेंटेज था? सेल्स. इसमें किसका था? कॉस्ट. Okay, 60, 61 would be a homework. 62, very important. School exams, pre-boards, terminals, कुछ भी कह लो, it's very very important. देखते हैं कौन कौन पकड़ता है इस question. Rupees 2 lakh is cost of revenue from operations during the year. क्या मिल गया? कितना? 2 lakh. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 8 टाइम्स. क्या निकाल के दे दिया? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला सुनना है. एवरेज स्टॉक. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दी हुई थी, कितनी थी? सुन नहीं रहा. CRFO गिवन है, कितना है? क्या निकल आएगा? एवरेज स्टॉक विल बी 2 लाख इंटू 8 और डिवाइडेड बाय 8. जल्दी. एवरेज स्टॉक कितना आ गया? 25,000. अब ऑब्वियस है यार, या तो वो ओपनिंग स्टॉक निकलवाएगा या फिर क्या निकलवाएगा? क्लोजिंग. यहाँ तक क्लियर हो गया? पढ़ो आप आगे मेरे लिए. कैलकुलेट आगे. कौन सी इन्वेंट्रीज निकालनी है? क्लोजिंग इन्वेंट्रीज. आगे पढ़ो. आपको एवरेज स्टॉक मिल गया. एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीक आउट बेटा. प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2. आप कराओगे क्वेश्चन. एवरेज स्टॉक के नीचे कितना लिख सकते हो? गुड. ओपनिंग स्टॉक को मैं क्या मान सकती हूँ? आई डोंट नो. X. तो क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? सुन नहीं रहा. डिवाइडेड बाय 2. क्लियर? सॉल्व करो. 50,000 इज इक्वल टू 2.5x. X विल बी 50,000 डिवाइडेड बाय 2.5. कितना हो बेटा? X किसको बोल रहे थे आप? ओपनिंग. आपको चाहिए राजे क्लोजिंग स्टॉक. सो 20,000 इंटू 1.5 विच गिव्स यू 30,000. इजी पर बहुत इम्पोर्टेंट है. एक और करें ऐसा, ठीक है? बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चलो 68 करते हैं. आप दोगे आंसर्स. ओके, कर लूँ स्क्रॉल एंड बी फास्ट. ओके, 68.
Inventory turnover ratio is 5 times and cost of revenue from operations is 18,90,000. फिर वही ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बोलो. मैं नहीं करूंगी कैलकुलेट, आप दे रहे हो आंसर. डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री और एवरेज स्टॉक. ITR के नीचे कितना लिखूं? मैं यही रोक दूंगी क्वेश्चन. CRFO कितना है? डिवाइडेड बाय व्हाट बेटा? एवरेज इन्वेंट्री और एवरेज स्टॉक. एवरेज स्टॉक विल बी 18,90,000 into 5 और डिवाइडेड बाय 5. जल्दी करो. 3,78,000. चलो जी. अब एवरेज स्टॉक के बाद नेक्स्ट हमने ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक्स निकालने हैं. तो एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? सुना नहीं. एवरेज स्टॉक के नीचे कितना लिखूं? जल्दी दो आंसर. हाँ जी. अब आप बताओ. कैलकुलेट ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री. इन्वेंट्री एट द एंड इज 2.5 टाइम्स मोर देन दैट इन द बिगनिंग. किसको एक्स मानूं? और क्लोजिंग क्या हो जाएगा? सुन नहीं रहा. डिवाइडेड बाय 2. और इस पे ऐसे करके काटा लगा. इतना सौखा होगा तो थोड़ी यार बोर्ड्स के लिए होगा. क्रॉस मार दो. तो वाई सांची. यस, ये पॉइंट है. जो पिछला क्वेश्चन कराया एक्चुअली उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है और मैं हमेशा ऐसे ही कराती हूँ. 62 में पढ़ो क्या लिखा हुआ था. फायदा क्या होता है फिर अगर हम देखते ही नहीं. Inventories at the end is 1.5 times. यहाँ क्या? More than that. More than. ये हैं दो words. करो इसको सर्कल. ये ढूंढने हैं क्वेश्चंस में. क्वेश्चन तो सबको आता है करना. क्या दो वर्ड्स ढूंढने हैं? मोर देन. ऐसे आते नंबर भाई बोर्ड्स में कि आपको वो की वर्ड्स पे फोकस करना है. क्या है वो दो वर्ड्स? मोर देन दिया है तो इसका मतलब, और ये ऐसे प्लीज क्रॉस मारना, नेक्स्ट लाइन में लिखना 3,78,000 इज इक्वल टू ओपनिंग क्या लो? x. क्लोजिंग विल बी x प्लस 2.5x. एम आई क्लियर? वाई x प्लस 2.5x? ठीक है. मोर देन, बस मोर देन भी होगा चलेगा. आई डोंट नीड दैट. क्लियर? डिवाइडेड बाय 2. क्या दो वर्ड्स ढूंढने? अब करो इसको सॉल्व. 7,56,000 इज इक्वल टू कितने टाइम्स x लिखो? 4.5x. x की वैल्यू 7,56,000 डिवाइडेड बाय 4.5. बोलो. 1,68,000. हो गया ना आपका पूरा क्वेश्चन गलत. ये अभी ओपनिंग आया है. अभी आपको कौन सा कैलकुलेट करना है? क्लोजिंग. क्लोजिंग क्या आएगा? 2.5 है या x प्लस 2.5 है? सो इट इज x प्लस 2.5x. सो 1,68,000 प्लस 2.5 इंटू 1,68 बेसिकली इंटू 3.5. कितना हो बेटा? ना ना क्या कर रही है तू? जल्दी 3.5 टाइम्स करना है उसको. ऐसी गलतियां थोड़ी करनी है. अगर एक x 168 है 3.5 टाइम्स, वो कम थोड़ी हो जाएगा उससे. गुड, दैट इज राइट भव्या. 5,88,000. दिस इज क्लोजिंग. और इस पे बोर्ड्स डाल दो. होमवर्क में लोगे आप 69, ठीक है, 56. मैं एक बार रिपीट ही कर रही हूँ, ठीक है. पहला कौन सा हो गया? 69. एक मिनट बेटा. 63, 61, 60,
56, ओके, और 10 से 23 में जो भी लेफ्ट ओवर्स है वो, और 5 to 9 एंड 24, 25, 26. क्लियर विद द वर्क? कल टेस्ट अपने अपने टाइम पे.